हेलो एवरीबॉडी। आज हम हमारे वीडियो 16 में आपको राष्ट्रीय राज्यों के उदय के बारे में बतलाएंगे कि किस प्रकार से इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और प्रशिया में राष्ट्रीय राज्यों का उदय उस समय हुआ था। आधुनिक यूरोप का राजनीतिक इतिहास राष्ट्रीय राज्यों के उदय और प्रतिस्पर्धा का इतिहास है। हम जानते हैं कि उनका उदय अचानक नहीं हो पाया, परंतु सदियों के दौरान सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक ऐसे अनेक कारण थे जिनके कारण उस समय यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ था। भावात्मक, सांस्कृतिक एवं सैद्धांतिक एकबद्धता जो कि राष्ट्रीय होने के लिए अति आवश्यक है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि इतिहासकारों को भ्रमित करती ही रहती है। कभी कभी यह प्रक्रिया राजनीतिक एकीकरण में उसके पहले या उसके बाद में परिलक्षित होती है। राष्ट्रीय राज्य की सीमा में बसने वाले अधिकांश लोग प्राय एक भाषा, धर्म, परंपरा के अनुयायी होते हैं, ये हम जानते हैं। राज्य में एक सुदृढ़ केंद्रीय शासन स्थापित रहता है, परंतु मध्यकाल की प्रारंभिक सदियों में यूरोप में ऐसे राज्यों का सर्वथा अभाव था। समूचे यूरोप में सामंतों का दबदबा हमें देखने को मिलता है। वे नाम मात्र के लिए ही राज्यों के अधीन थे, अन्यथा वे राजाओं की भांति स्वतंत्र शासकों जैसा ही आचरण करते थे। अनेक सामंत तो अपने राजाओं से भी अधिक शक्तिशाली होते थे, समृद्ध थे। एक ही देश अनेक भागों में विभक्त रहता था। कुछ भागों पर दूसरे देश के शासकों का शासन होता था। इसमें हम इंग्लैंड का उदाहरण ले सकते हैं। इंग्लैंड के राजेनिक राजाओं ने, जिन्होंने 1154 से 1485 तक इंग्लैंड में शासन किया था, उनके यहाँ ये परंपरा थी कि उनके अधिकार में फ्रांस का कुछ प्रदेश होना ही चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक फ्रांसीसी प्रदेश अपने अधिकार में लेने चाहिए। फ्रांस के राजतंत्र की यह परंपरा थी कि उसे मिलान और नेपल्स में प्रभाव प्राप्त करने और उसे बनाए रखने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, उस युग में एक भाषा, धर्म, संस्कृति के होते हुए भी स्थानीय लोगों में अपने समूचे देश या अपने प्रदेश के प्रति कोई विशेष भावना नहीं थी। साम्राज्य तथा कैथोलिक चर्च के विचारकों ने राष्ट्रीय राज्यों की किसी धारणा का विकास नहीं होने दिया था, परंतु उत्तर मध्य युग में परिवर्तन के चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं। लोगों में देशभक्ति की भावना का विकास हम इस समय देखते हैं और इसी भावना ने राष्ट्रीय भावना का मार्ग उस समय प्रशस्त किया था। यूँ तो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना आधुनिक युग की एक प्रमुख विशेषता है, परंतु उत्तर मध्यकालीन यूरोप में कुछ नई राजसत्ताओं के उदय के साथ साथ राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण का सिलसिला भी प्रारंभ हो गया था। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना के दूरगामी परिणाम निकले थे। सामंतवाद का पतन हुआ था, आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तेजी आई थी, नए तरीके और उपकरणों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ा था, राज्यों की सीमाएं स्थिर होने लगी थी तथा इन सीमाओं में आबाद लोगों में अपने देश के प्रति निष्ठा की भावना का विकास होना शुरू हो गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय यूरोप में राष्ट्रीय भावना का उदय होना शुरू हो गया था। सर्वप्रथम हम इंग्लैंड में राष्ट्रीय राज्यों के उदय का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार उस समय राजा थे, उन्होंने क्या क्या सुधार किए जिसके कारण कि राष्ट्रीय राज्यों का उदय उस समय हुआ। 5वीं सदी के अंत में जर्मनी कबीले थे, आंग्ल, सैक्सन और जूट,
जर्मनी से आकर ये कबीले इंग्लैंड में बस गए थे और इन्होंने इंग्लैंड में अपनी सरकारें स्थापित की थी। परंतु एंग्लो सैक्सन कबीलों के आंतरिक संघर्षों के कारण एक लंबे समय तक इंग्लैंड में अराजकता की स्थिति बनी रही थी। 9वीं शताब्दी में वेसेक्स के राजा एग्बर्ट के नेतृत्व में एक एंग्लो सैक्सन राज्य का उदय हुआ था। एग्बर्ट ने अन्य राज्यों को मिलाकर एक केंद्रीय सत्ता के अंतर्गत लाने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की थी। हम देखते हैं कि इसके बाद अल्फ्रेड महान 871 ईस्वी में इंग्लैंड का राजा बनता है और उसने देश को बहुत अच्छा शासन प्रदान किया था, कानूनों में काफ़ी सुधार किया था, अन्य यूरोपीय राज्यों से कुशल कारीगरों को इंग्लैंड में बुलाया था और शिक्षा के क्षेत्र में भी उसने काफ़ी प्रयास किए थे। 1066 ईस्वी में हम देखते हैं कि नॉर्मंडी के विलियम के नेतृत्व में नॉर्मन सामंतों ने एंग्लो सैक्सन राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। विलियम ने सैक्सन सामंतों का दमन किया, नॉर्मन सामंतों को कठोर नियंत्रण में रखा और केंद्रीय सत्ता को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया था। विलियम ने पोप को अपना राजनीतिक संप्रभु मानने से भी इनकार कर दिया था। विलियम का सामंती तंत्र कुछ खास विशेषताओं से परिपूर्ण था, जैसे कि राजा अपने सामंतों के अधीनस्थ नाइटों तथा सेवकों को सीधी निष्ठा और स्वामी भक्ति प्राप्त करने का अधिकारी था। अन्य देशों में राजा अपने सामंतों के अनुचरों की सीधी निष्ठा प्राप्त नहीं कर पाता था। इंग्लैंड में हेनरी प्रथम ने सरकार के ढांचे में सुधार किया, सामंतों की एक सलाहकार परिषद का गठन किया, घुमंतु न्यायाधीशों की नियुक्ति की ताकि जनता को जल्दी से जल्दी न्याय प्राप्त हो सके। हेनरी द्वितीय ने कानून और न्याय के क्षेत्र में सुधार कार्यों को जारी रखा था। उसके अध्यादेशों ने सामंतों एवं चर्च के न्यायालयों के महत्व को कम करके राजकीय न्यायालयों को गरिमा प्रदान की थी। हेनरी प्रथम और हेनरी द्वितीय के समय एक विशेष बात यह थी कि इन दोनों के काल में सैक्सनों और नॉर्मनों दोनों जातियों का आपसी वैवाहिक संबंधों के द्वारा एक दूसरे के अति निकट आना प्रारंभ हो गया था। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि आने वाली पीढ़ियों में भावनात्मक एकता बढ़ती गई। दोनों ही अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने लगे, जो बाद में हमें पता चलता है कि स्कूलों और न्यायालयों की भाषा भी अंग्रेजी ही बन जाती है। जर्मन जातियों और नॉर्मनों के मिश्रण से एक शक्तिशाली राष्ट्र और राष्ट्रभाषा का निर्माण हम इस काल में देखते हैं। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में एक प्रतिनिधित्वात्मक स्वरूप की सरकार के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ था। यहाँ पहली बार राजतंत्र को अपने अधिकारों और अपने विशेषाधिकारों के प्रयोग करने पर अंकुश लगाना पड़ा था। 1199 में जॉन इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठा था। उसका शासन क्रूरता, विश्वासघात और शोषण के लिए काफ़ी कुख्यात रहा है। 1215 में उसने या उसके सामंतों ने उसे मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया था। इस अधिकार पत्र ने राजा की सामंतों की संपत्ति अधिकारों और विशेषाधिकारों को बदलने तथा संशोधन करने की शक्ति को काफ़ी सीमा तक सीमित कर दिया था। हम देखते हैं कि इस प्रकार मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि पहली बार इतिहास में राजा के अधिकारों पर अंकुश लगाया गया था। इस प्रकार इंग्लैंड के संवैधानिक विकास में इसका बहुत महत्व है। 1204 ईस्वी में जब यूरोप की मुख्य भूमिका नॉर्मंडी क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ से निकल गया था, तो राष्ट्रीय भावना और अधिक जागृत हो गई थी। हेनरी तृतीय के समय में पोप के अधिकार का विरोध होने लगा था। देश के प्रशासन में सामंतों,
तथा पादरियों के प्रतिनिधियों के अलावा नगर और काउंटी का अर्थ है जिला, तो काउंटी के भी प्रतिनिधि बुलाए जाने लगे थे। उस समय निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। एडवर्ड प्रथम के समय में राष्ट्रीय राज्य तथा राष्ट्रीय शासन स्थापित करने के विशेष प्रयास हुए थे। 1295 ईस्वी में उसने जिस संसद को आहूत किया था उसे मॉडल पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। इसके 4 सदन थे: सामंत, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और नगरों के प्रतिनिधि। 14वीं सदी में संसद के 2 सदन बनाए गए थे, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा हाउस ऑफ कॉमन्स। पहले में बैरन और सामंतों के प्रतिनिधि होते थे, दूसरे में नाइट्स तथा मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि होते थे। अर्थात हाउस ऑफ लॉर्ड्स बैरन और सामंतों का हाउस था तथा हाउस ऑफ कॉमन्स नाइट्स और मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। इसके बाद हम राष्ट्रीय राज्यों के उदय में एक महत्वपूर्ण घटना को घटित होते हुए देखते हैं। इंग्लैंड में उस समय गुलाबों का युद्ध हुआ। 14वीं सदी में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया था, जो राष्ट्रीय भावना का ही एक परिणाम था। इस युद्ध में इंग्लैंड के शासकों ने मुख्यतः भाड़े के सैनिकों को ही अपनी सेना में भर्ती किया था या उनका ही सहारा लिया था, पर उनके साथ साथ अंग्रेज सामंत और उनके अनुचर भी लड़े थे। यद्यपि अंग्रेजों को कई बार विजय मिली, परंतु अंत में हम देखते हैं कि उन्हें फ्रांस से पराजित होकर के वापस आना पड़ा था। इसके बाद अंग्रेज सामंतों ने अपने देश में ही आपस में लड़ना झगड़ना और देश को लूटना प्रारंभ कर दिया था। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेज सामंत 2 गुटों में विभाजित हो गए थे, जो 2 अभिजात कुलों के समर्थक में गोलबंद हुए। एक गुट लंकाशायर कुल का समर्थक था तो दूसरा गुट यार्क कुल का समर्थक था। दोनों ही देश की शासन सत्ता को अपने अधिकार में करना चाहते थे। दोनों का संघर्ष 1455 से 1485 ईस्वी तक चलता रहा। लंकास्टर कुल का चिन्ह लाल गुलाब था और यार्क कुल का चिन्ह सफेद गुलाब था। इसलिए इस युद्ध को इतिहास में गुलाबों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस लड़ाई के दौरान शक्तिशाली बैरनों का वर्ग अर्थात सामंतों का वर्ग, जो राजनीतिक एकता तथा केंद्रीकृत सत्ता का विरोध का प्रमुख गढ़ बना हुआ था, टूटने लगा था। परिणाम स्वरूप हेनरी ट्यूडर या हेनरी सप्तम के सिंहासन पर बैठने के साथ एक नए राजवंश ट्यूडर राजवंश का इंग्लैंड में उदय हुआ। देश को सभी प्रगतिशील शक्तियों ने मजबूत केंद्रीकृत राजतंत्र को अपना समर्थन प्रदान किया। इसके बाद इंग्लैंड में ट्यूडर वंश का शासन प्रारंभ होता है। ट्यूडर वंश ने इंग्लैंड को एक शक्तिशाली और गरिमामय शासन प्रणाली प्रदान की थी। 15वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड एक शक्तिशाली केंद्रीकृत राज्य बन चुका था, जो सक्रिय विदेश नीति का अनुगमन करता था और अपने पास आवश्यक साधन होने के कारण वे इस नीति को शासक वर्ग के हितों के दृष्टिकोण से सफलतापूर्वक चला सकता था। ट्यूडर वंश के शासनकाल में चर्च का राष्ट्रीयकरण हो गया था। मध्यम वर्ग को भी कुछ अधिकार प्राप्त हो गए थे। अब देशभक्ति की भावना अधिक मुखर होने लगी थी। अंग्रेज इंग्लैंड की व्यापारिक प्रगति के लिए बाहर जाने लगे थे। इस प्रकार मध्य युग के अंत तक इंग्लैंड आधुनिक युग में प्रवेश करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया था। ट्यूडर वंश का राजतंत्र संपत्तिवान भद्रजनों पर आश्रित था। इस वर्ग को नष्ट करना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि एक तो उनके पास कोई अन्य मित्र बनाने का विकल्प नहीं था, कुलीन सामंतों पर निर्भर रहना उन्हें स्वीकार नहीं था और एक नियमित वेतन वाली नागरिक सेनाओं को रखने में खर्चा बहुत अधिक होता था। अतः वे अपने देश में भद्रजनों पर ही निर्भर रहे थे। हेनरी सप्तम, जिसका शासनकाल
1485 से 1509 ईस्वी तक है, ने अपने राज्य की आवश्यकता अनुसार इंग्लैंड की संस्थाओं को ढालने का प्रयास किया था। देश में शांति और व्यवस्था स्थापित की, विदेशों से यथासंभव युद्ध न करने की नीति अपनाई, प्रशासन को अपने नियंत्रण में लाने के उपाय किए, उद्दंड सामंतों की शक्ति को समाप्त किया, राजकीय बजट को संतुलित किया। राजकीय सलाहकारों की एक परिषद, राज परिषद को एक कुशल और शक्तिशाली संगठन के रूप में विकसित किया गया। हठी कुलीन सामंतों को सजा देने के लिए कोर्ट ऑफ स्टार चैम्बर का भी गठन किया गया। इंग्लैंड में पार्लियामेंट का अस्तित्व भी बना रहा, यद्यपि इसके अधिवेशन अनियमित हो गए थे। इंग्लैंड में यह बात राज्य के आधारभूत कानून के रूप में मान्य हो गई थी कि कोई भी नया कर राजा पार्लियामेंट की स्वीकृति के बिना नहीं लगा सकता है। संक्षेप में हम देखते हैं कि हेनरी सप्तम ने इंग्लैंड को अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य बना दिया था। हेनरी सप्तम के बाद में इंग्लैंड में हेनरी अष्टम 1509 से 1547 तक इंग्लैंड का शासक रहा। उसी के समय में इंग्लैंड में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई और वो घटना थी धर्म सुधार आंदोलन, जिसके महत्वपूर्ण संवैधानिक और धार्मिक प्रभाव पड़े। इस आंदोलन ने राजा और पार्लियामेंट को देश के धार्मिक जीवन पर नियंत्रण करने का अधिकार दे दिया था। हेनरी अष्टम ने कैथोलिक मठों और पूजा गृहों को जी भरकर लूटा और अपार संपत्ति प्राप्त की। उसने यूरोप की मुख्य भूमि पर एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध भड़काने का कार्य किया और किसी एक राष्ट्र या उनके समुदाय को इतना शक्तिमान बनाने से रोका कि वो इंग्लैंड के लिए खतरा ना बन जाए। ये हेनरी के मंत्री वुल्से द्वारा चलाई गई नीति शक्ति संतुलन कहलाती है। तब से लेकर 20वीं शताब्दी तक इंग्लैंड की वैदेशिक नीति का मार्गदर्शक यही शक्ति संतुलन सिद्धांत बना रहा। इसके बाद में हम देखते हैं एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल 1558 से 1603 ईस्वी तक है। यह ट्यूडर वंश की सबसे महान शासिका सिद्ध हुई। उसके समय की प्रसिद्ध घटनाएं स्पेनी बेड़ों या आर्मेडा की पराजय, सर वाल्टर रेले के वर्जीनिया उपनिवेश की दुखद समाप्ति, सर फ्रांसिस ड्रेक की पृथ्वी के चारों ओर समुद्री यात्रा और अंग्रेजी समुद्री छापामारों द्वारा स्पेनी खजाने के जहाज़ों की लूट है। एलिजाबेथ एक प्रतिभा संपन्न और उद्यमी रानी थी। उसने प्रोटेस्टेंटवाद और कैथोलिकवाद के बीच का मार्ग अपनाया। उसने इंग्लैंड को समुद्रों का स्वामी बनाया, संसार का सबसे प्रमुख व्यापारिक राष्ट्र बनने में सहायता की। उसने पार्लियामेंट से संघर्ष टालते हुए निरंकुश राजतंत्र को मजबूत बनाने का कार्य किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय अर्थात 16वीं और 17वीं शताब्दी की घटनाओं ने इंग्लैंड में राष्ट्रीय राज्यों के उदय में योगदान दिया। कल हम